हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB TGT नेचुरल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए यहाँ पे एक कमेंट है, प्लीज मेक 10 to 20 क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर विथ आंसर एक्सप्लेनेशन एंड देयर एविडेंस इन NCERT। तो इस कमेंट को पढ़ने के बाद आज का जो हमारा ये डिस्कशन होगा प्रीवियस ईयर का, वहाँ पे मैं आपको NCERT के एविडेंस भी दिखाऊंगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा प्लेज अ मेजर रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस। यानी स्टोमेटा जो है उसका रोल क्या है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपिरेशन या फिर फोटोसिंथेसिस। तो चलिए देखते हैं NCERT में ये कहाँ से पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के बारे में क्या है, ट्रांसपिरेशन इज द इवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट, इट अकर्स मेनली थ्रू स्टोमेटा। और हमसे क्या पूछा हुआ था, स्टोमेटा का मेनली फंक्शन क्या है, उसका मेजर रोल क्या है, किस प्रोसेस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो है बनते हैं। यह है हमारा क्लास 11th NCERT। तो और चैप्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, या फिर आप देख लेना ट्रांसपोर्ट वाले में। तो देखिए या तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि स्टोमेटा का रोल क्या है, और कई बार आप देखेंगे वहाँ पे वो डेफिनेशन भी पूछा हुआ है कि बताइए ट्रांसपिरेशन क्या है। इस वजह से NCERT को पढ़ना जरूरी है। आज का वीडियो देखने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि क्लास 11th 12th की NCERT पढ़नी कितनी ज़रूरी है। और अगर आप 11th 12th पढ़ लेंगे 9 10 तो ऑटोमेटिक कवर हो ही जाएगा, बस उसकी रीडिंग लगा लेना एक बार। और यहाँ पे आप पढ़ लेना स्टोमेटा से रिलेटेड और भी जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल pH ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, आप देखेंगे NCERT में बस इतना लिखा हुआ, जो ब्लड होता है वो एल्केलाइन होता है। क्या होता है, एल्केलाइन, यानी ये क्षारीय होता है। तो आप देखिए जो pH वैल्यू होती है ये आपको पता ही होगी, क्या होती है, 0 to 14। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 14 पे होगा वो हाईली एल्कलाइन होगा, यानी हाईली बेसिक होगा, और जो 0 पे होगा वो हाईली एसिडिक होगा, और जो यहाँ पे 7 यानी बीच में होगा वो होगा हमारा न्यूट्रल। तो आपको इतना पता चल गया कि जो ब्लड होता है वो एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। तो आप इससे समझ जाएंगे जो 7 से इधर हैं, जो 7 से नीचे हैं वो क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे, अम्लीय हो जाएंगे। लेकिन जो 7 से ऊपर होगा नंबर वो क्या हो जाएगा, क्षारीय। तो इससे आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 2.35 नहीं होगा, 4.35 नहीं होगा, 6.35 नहीं होगा, क्योंकि ये सब 7 से कम है। लेकिन 7 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम, वहाँ पे मीडियम, वहाँ पे मतलब उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एल्केलाइन। तो इस कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी ब्लड का pH क्या हो जाएगा, 7.35। ये तो नॉर्मली सबको पता भी होता है। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बोमेन्स कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन मैमल्स। बोमेन्स कैप्सूल जो है किसका पार्ट होता है, न्यूरॉन का, नेफ्रॉन का, मायोसाइट का, oocyte का। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो देखिए ये है हमारा, ये भी है क्लास 11th की NCERT से क्वेश्चन। क्या है, द रीनल टिब्यूल बिगिंस विथ अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे देखिए जो बोमेन्स कैप्सूल है, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे ये देख के आपको पता भी चल रहा होगा, ये है हमारा किडनी का स्ट्रक्चर, यानी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत सारे टर्म पता चलेंगे, जैसे हो गया रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पेल्विस, या फिर यूरेटर, या फिर बोल दिया रीनल कॉलम्स, या फिर आपसे कॉर्टेक्स, मेडुला। ये सारी चीज़ें जब बोलेंगी तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे, इन सारे नाम को पढ़ेंगे बार बार, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे बोमेन कैप्सूल किसका पार्ट होता है, तो हम क्या बताएंगे, ये होता है नेफ्रॉन का। यानी नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का ही यूनिट होता है। देखो लिखा भी है, ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन, और इसी नेफ्रॉन का पार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोमेन्स कैप्सूल किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का। कंफ्यूज मत होना, न्यूरॉन नहीं है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होती है, किडनी की यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट। इस क्वेश्चन को देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज द यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कल एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, जहाँ पे मैंने आपको अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, ये सारे ऑर्गेनिज्म बताए थे। तो वहाँ पे मैंने आपको एक लाइन दिखाई थी
कि जो यूरिया है जो अमोनिया है वो यूरिया में कहाँ पे चेंज होता है, लीवर में, और इसी को हम यूरिया साइकिल बोलते हैं। तो इससे आप क्या मतलब, इससे आपको आंसर मिल जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, लीवर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ ह्यूमन ब्रेन आर इंटरकनेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, यानी जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो किसके थ्रू क्या होता है, कनेक्टेड होता है। टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये जो दोनों हेमिस्फीयर है, यानी आप देखेंगे ब्रेन कुछ इस तरह से होता है। तो ये जो दोनों हेमिस्फीयर हैं, एक ये किसके थ्रू क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस एल्बिकन्स या फिर कॉर्पस डेलिक्टी। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में। देखिए ये है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ये क्वेश्चन, फोर ब्रेन के बारे में जहाँ दिया हुआ है वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो क्या है, फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यानी जो सेरिब्रम होता है वो मेजर पार्ट ह्यूमन ब्रेन का बनाता है। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हॉफ्स, और वो हॉफ्स क्या थे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, विच आर टर्म्ड आर लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कार्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम। तो इस तरह से एनसीईआरटी के लाइन से बीच से क्वेश्चन किस तरह से उठाया जाता है ये आज आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स रिलीज एडीएच यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स और वेसोप्रेसिन। तो यहाँ पे हमको ग्लैंड बतानी है जो कि रिलीज करता है एडीएच एंड वेसोप्रेसिन, किडनी, लीवर, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एनसीईआरटी में इसको कहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए इसके पीछे जो क्वेश्चन था वो था हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये क्वेश्चन है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड होती है एक हमारी जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पे इसके बारे में क्या दिया हुआ है, चलिए पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, इससे आपको आसानी होगी। क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका, यानी ये एक बोनी कैविटी में लोकेटेड होती है जिसको हम सेला टर्सिका बोलते हैं, एंड इज अटैच टू हाइपोथैलेमस। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड किससे अटैच होता है, तो वो होता है हाइपोथैलेमस से बाय या स्टॉक, एक स्टॉक के थ्रू। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एन एडिनोहाइपोफाइसिस एंड अ न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होता है हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दो पार्ट, तो ये पीछे वाला होता है हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये आगे वाला होता है एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, यानी जो इंटीरियर पिट्यूटरी जिसको हम बोलते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे टू पोर्शन होते हैं, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ये होता है हमारा पार्स डिस्टैलिस, और ये बीच से जो जाता है इसको हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। अब देखिए यहाँ पे द पार्स डिस्टैलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड इंटीरियर पिट्यूटरी। जो पार्स डिस्टैलिस रीजन है उसको हम इंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। और यहाँ से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी जीएच, पीआरएल, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच। ये हो गए हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कौन सा हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है, मतलब कौन सा हार्मोन है ये। तो आपको ये सारे हार्मोन्स के नाम याद होने चाहिए, जीएच, पीआरएल, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच, ये सब इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स है, यानी ये इंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट ओनली वन हार्मोन्स, यानी जो पार्स इंटरमीडिया होता है वो केवल एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी MSH, जो कि मिलेनोसाइट को स्टिमुलेट करता है, जो मिलेनिन को स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारा स्किन क्या होता है, डार्केंस होता है, यानी हमारे स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मिलेनिन। तो उस मिलेनिन को स्टिमुलेट कौन करता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब आगे देखिए, हाउएवर इन
ह्यूमस द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विथ पार्स डिस्टलिस, यानी ये पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टलिस दोनों क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, मतलब कुछ मिले से होते हैं साथ में। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था वो क्या है हमारा, न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पार्स नर्वोसा जिसको हम बोलते हैं, आल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, स्टोर्स एंड रिलीजेज, ध्यान रखना, स्टोर्स एंड रिलीजेज टू हॉर्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, वो क्या करता है, या तो स्टोर करता है या फिर रिलीज करता है, स्टोर करता है या फिर रिलीज करता है दो हॉर्मोन्स, एक है हमारा ऑक्सीटोसिन, एक है वेसोप्रेसिन। और देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है और इससे भी क्वेश्चन बना है, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस से अटैच होती है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, सॉरी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है, सॉरी यही लाइन यहाँ पे सबसे जो है इंपॉर्टेंट है कि ये हार्मोन्स को सिक्रीट नहीं कर, देखिए सिंथेसाइज नहीं करता, एक तो ये स्टोर करता है या फिर रिलीज करता है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस इन हार्मोन्स को बनाता है, उसके बाद वो आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से ये रिलीज होते हैं। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो एक बार दोबारा सुनिए। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो खुद के हार्मोन्स सिंथेसाइज नहीं करती, यानी खुद के हार्मोन्स नहीं बनाती, उसको हार्मोन्स मिलते कहाँ से हैं, तो जो हाइपोथैलेमस है वो हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है, और वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन, ये हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं, यानी वहाँ पे बनते हैं और बन के आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जहाँ पे वो स्टोर हो जाते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से वो रिलीज होते हैं। यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को स्टोर करता है और रिलीज करता है, बट वो सिंथेसाइज नहीं करता, और इसी वजह से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको हम स्यूडो इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, यानी ये झूठी ग्लैंड है। हमको पता है जो ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, पर ये तो सिक्रीट कर ही नहीं, सिंथेसाइज कर ही नहीं रही है, ये तो बस रिलीज कर रही है, इसी वजह से इसको हम स्यूडो इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना, जो हाइपोथैलेमस है वो तो हमारे, अभी मैंने आपको पीछे दिखाया कि वो हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है, बट एनसीईआरटी की समरी में दिया हुआ है कि जो हाइपोथैलेमस है वो इंडोक्राइन ग्लैंड का भी पार्ट होता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रख लेना। आई होप आपको ये पोर्शन पूरा समझ आया होगा, और याद रखना ये इतने इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेंगे इस पैराग्राफ से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रिलीज एडीएच एंड वेसोप्रेसिन, वो हो जाएगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। इतना मेहनत करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी दे देता तो कितना अच्छा क्वेश्चन बन जाता ये, पर ये तो बहुत ही इजी कर दिया इसने जो है डायरेक्टली पिट्यूटरी लिख दिया, ना कि यहाँ पे इंटीरियर पोस्टीरियर लिखा ही नहीं। तो इस तरह से मतलब हमने डिटेल में उसको देखा, आपसे वैसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और यहाँ तो ये सिंपल ही दे दिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी अगर आपको नाम भी पता है ना तो भी काम हो जाएगा। देखिए फिर से हार्मोन से ही क्वेश्चन है, यानी इसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट बताना है आपको। और देखिए अभी आप इस क्वेश्चन को तुरंत के तुरंत कर सकते हैं, भले ही आपको इसमें से 3 नहीं पता है। देखिए, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, तो अभी हमने देखा वो मतलब न्यूरोहाइपोफाइसिस, तो हाइपोफाइसिस तो ये होता है। द थायराइड ग्लैंड रिलीज TSH, 98% ऑफ पैंक्रियाज इज फाउंड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन सेल्स, एडिनोहाइपोफाइसिस रिलीज FSH। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो टू पार्ट्स होते हैं उसके, एक तो हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो इसको हाइपोफाइसिस तो बोलते हैं, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। और एडिनोहाइपोफाइसिस यानी जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो रिलीज करती है FSH, ये भी सही है। और हमने ये भी देखा ये FSH के साथ में यहाँ पे LH भी रिलीज करती है, FSH तो हो ही गया, और ये TSH भी रिलीज करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, द थायराइड ग्लैंड रिलीज TSH, ऐसा नहीं है। जो
इसका नाम क्या है, टीएसएच का फुल फॉर्म क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, यानी थायराइड को जो स्टिमुलेट कर रहा है रिलीज होने के लिए, सिक्रीट होने के लिए। तो यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड नहीं है, वो है हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस, जो कि टीएसएच को क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, सेकेंड वाला, और यहाँ पे हमसे फॉल्स ही पूछा गया है, यानी ये सेकेंड वाला ट्रू हो जाएगा। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को, यानी इस लाइन को एनसीईआरटी में चलिए अभी देखते हैं। बाकी के 3 क्लियर हो गए होंगे आपको। मैंने आपको क्या बताया, ये होता है, और एडिनोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है एफएसएस को, ये भी सही है। थायराइड ग्लैंड रिलीज टीएसएच, हमने तो ये पढ़ा एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच को रिलीज करती है, यानी ये हमारा रॉन्ग हो गया, यही हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पूछा हुआ है। अब इस लाइन को देखते हैं, थर्ड वाले को देखिए, ये है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में क्या है, पैंक्रियाज जो होता है सबको पता है, ये मिक्स ग्लैंड होता है, यानी कंपोजिट ग्लैंड होता है, जिसमें यहाँ पे एक तो होता है हमारा एक्सोक्राइन, एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। जो इंडोक्राइन पैंक्रियाज होता है वो कंसिस्ट ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। देयर आर अबाउट 1 to 2 million isolates of Langerhans in a normal human pancreas, representing only 1 to 2% of pancreatic tissue। अब यहीं पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि 98% पार्ट पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाता है, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है। बट ये आपको इनडायरेक्टली समझना होगा कि अगर 1 to 2% पार्ट क्या है, इंडोक्राइन है, यानी 98% पार्ट क्या होगा, एक्सोक्राइन होगा। तो ये तो मतलब खुद समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो दे दिया कि 1 to 2% पार्ट क्या है, इंडोक्राइन, बट ये कहीं पे मेंशन नहीं है कि 98% पार्ट एक्सोक्राइन है, बट ये आपको खुद समझना होगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए जो हार्मोन्स हैं, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार रिलीज हुए हैं, सॉरी ये भी कई बार रिपीट हुए हैं मतलब एग्जाम्स में, तो इसको भी आप याद रख लेना। तो चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ। जो ग्लूकेगॉन होता है वो होता है हमारा हाइपर ग्लाइसीमिया। जो ग्लूकेगॉन होता है वो होता है हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी ये ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज ब्लड शुगर। और जो इंसुलिन होता है वो क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिक, यानी ये डिक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल को। और देखिए फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये कहाँ से रिलीज होते हैं, ये पूछा जाता है। जो ग्लूकेगॉन होता है वो अल्फा सेल से रिलीज होता है, जो इंसुलिन होता है वो बीटा सेल से रिलीज होता है। तो ये कुछ पॉइंट को आप जो है याद रखना। जो ग्लूकेगॉन होता है वो अल्फा सेल से, जो इंसुलिन होता है वो बीटा सेल से रिलीज होता है। ग्लूकेगॉन हाइपरग्लाइसीमिक है और इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which asexual reproduction the formation of gymmule is seen in which are the following organisms, यानी ड्यूरिंग asexual reproduction the formation of gymmule, gymmule का फॉर्मेशन कहाँ पे देखा जाता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में, स्पॉन्जेज में, या फिर अर्थवॉर्म में। तो चलिए इसको भी देखते हैं एनसीईआरटी से। तो देखिए यहाँ पे अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, जो भी पैराग्राफ मैंने आपको दिखाए एनसीईआरटी के, वो सारे के सारे 11th एनसीईआरटी से थे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये 12th एनसीईआरटी से है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमसे क्या पूछा हुआ था, जिम्यूल किस ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये कोई लाइन मेंशन नहीं है, ये है डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और यहाँ पे दिया हुआ है जूस्पोर ऑफ क्लेमिडोमोनास, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, बड इन हाइड्रा एंड जिम्यूल इन स्पॉन्जेज। क्या दिया है, जिम्यूल इन स्पॉन्ज, यानी जो जिम्यूल फॉर्मेशन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वो होता है स्पॉन्ज में। स्पॉन्ज हम किसे बोलते हैं, पोरीफेरा को। और पोरीफेरा क्या है, ये एनिमल किंगडम में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे फाइलम पोरीफेरा, और वहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि स्पॉन्ज में जिम्यूल फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये लाइन दी हुई है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12th एनसीईआरटी में। तो आप इसको भी याद रखिए, जिम्यूल इन स्पॉन्ज, यानी जो स्पॉन्ज है वहाँ पे जिम्यूल होता है। बड किस में बनता है, हाइड्रा में बनता है। कोनिडिया कहाँ पे बनता है, पेनिसिलियम में बनता है। और जूस्पोर ऑफ क्लेमिडोमोनास, यानी जो क्लेमिडोमोनास क्या है, एल्गी है, वहाँ पे जूस्पोर होता है। जूस्पोर के थ्रू वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स प्लेज अ मेजर रोल ड्यूरिंग पार्चुरेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी पार्चुरेशन जिसको हम बोलते हैं मतलब प्रसव,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन से हार्मोन का यहाँ पे मेजर रोल होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो हार्मोन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमने कर लिए और ये तीसरा क्वेश्चन है। और आप देखिए मतलब एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ, पार्चुरेशन में कौन सा हार्मोन्स हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन। तो अभी मैंने आपको बताया जो न्यूरोहाइपोफिसिस है यानी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, एक होता है हमारा ऑक्सीटोसिन, एक होता है हमारा वेसोप्रेसिन। तो जो ऑक्सीटोसिन होता है वो हेल्प करता है पार्चुरेशन में। तो ये मैं आपको क्लास 11th एनसीईआरटी, क्लास 12th एनसीईआरटी दोनों जगह से इसका प्रूफ दिखाऊंगी, ये क्योंकि दोनों जगह पे मेंशन है। ये देखिए क्लास 12th एनसीईआरटी में एक हेडिंग है हमारा, ये है मतलब रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो वहाँ पे है क्या है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इस हेडिंग में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटेराइन मसल्स एंड कॉजेज stronger uterine contraction which in turn stimulate further secretion of oxytocin. The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continuous resulting in the stronger contractions. This leads to expulsion of the baby out of uterus through the birth canal और इसे हम बोलते हैं पार्चुरेशन। यानी पार्चुरेशन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन। चलिए ये तो हो गया हमारा क्लास 12th की एनसीईआरटी से। क्लास 11th की एनसीईआरटी में ये कहाँ पे मेंशन है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए ये है क्लास 11th की एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट जो है मेंशन है, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट्स देयर कॉन्ट्रैक्शन। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स अ विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन एंड मिल्क इजेक्शन। मतलब पार्चुरेशन तो करता ही है ऑक्सीटोसिन और इसका एक फंक्शन क्या होता है, मिल्क इजेक्शन का भी। तो अब मुझे पता है कि आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है। और आप बताना मतलब इस तरह से आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कि हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बने हुए हैं। और मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एनसीईआरटी अब जरूर पढ़ेंगे और मैंने जो आपको रिसोर्स बताए हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज उसको फॉलो करिए। आपका इस तरह से जो भी अंदर में घुस घुस के क्वेश्चन पूछते हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैक्टीरियोफेजेज आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑर्गेनिज्म। देखिए आपको नाम से ये लगेगा बैक्टीरियोफेज और हम फटाक से बोलते हैं ये एक बैक्टीरिया है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका नाम तो है बैक्टीरियोफेज पर ये बैक्टीरिया नहीं है। तो आपसे वही पूछा है कि इसको हम किसके अंडर क्लासिफाई करते हैं, बैक्टीरिया के अंतर्गत या फिर फंजाई या प्रोटोजोआ या फिर वायरस। तो इसको भी देख लेते हैं एनसीईआरटी में। सबसे पहले तो देखिए ये है बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा बैक्टीरियोफेज और इसके बारे में जो मेंशन है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखिए, बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। यानी यहां से आपको पता चलेगा कि जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या है, एक प्रकार का वायरस है। और ये कैसा वायरस है, बैक्टीरियल वायरस है, बैक्टीरियल वायरस यानी बैक्टीरियोफेज ये। और यहाँ पे ये भी याद रख लेना ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें पाया जाता है। तो देखिए जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो उससे आपको ये जब आप डायग्राम देखेंगे ये सब, तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। क्वेश्चन क्या लगेंगे आपको, बहुत ही ईजी लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द हार्डी-बीनबर्ग इक्वेशन व्हिच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। ये क्वेश्चन है आपका क्लास 12th एनसीईआरटी इवोल्यूशन चैप्टर से। यहाँ पे हेटेरोजाइगस जीनोटाइप पूछा है, p² 2pq q² या फिर 2pq²। तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, आपसे क्या पूछा हुआ था, हार्डी-बीनबर्ग इक्विलिब्रियम ये है और यहाँ पे इनका इक्वेशन है एक, वो है p² + 2pq + q² = 1। और यहाँ पे आप देखेंगे जो p² है इसको भी हम बोलते हैं होमोजाइगस। ये इसके पिछले वाले पेज पे था लेकिन वो मैं भूल गई स्क्रीनशॉट लेना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बस कि हार्डी-बीनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो आप जाके इवोल्यूशन चैप्टर में इसको देख लेना, वहाँ से पूरा डिटेल में पढ़ लेना। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था अभी देखते हैं। तो ये p² + 2pq + q², यहाँ पे q² p² होमोजाइगस होते हैं और जब दोनों मिक्स हो जाते हैं यानी pq, ये हमको ये शो करता है हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है आपसे, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कौन सा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2pq। देखिए जो p² है ये तो आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, ये इक्वेशन
देखिए ये जो पी स्क्वायर है और क्यू स्क्वायर है, ये दोनों क्या होते हैं, होमोजाइगस, और ये जो बीच में है 2pq, ये शो करता है हमारा हेट्रोजाइगस। जब आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत ही ये क्वेश्चन ईजी लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर का कौन सा एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया, सनलाइट, सॉइल, वाटर। इसको भी देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो पैराग्राफ है, ये है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से, क्लास 12 एनसीईआरटी। वहां पे ये मेंशन है, क्या है, इंपॉर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। ये सारे के सारे क्या होते हैं, फिजियोकेमिकल यानी एबायोटिक कंपोनेंट। और यहाँ पे देखिए पैथोजेंस, पैरासाइट, प्रीडेटर, कंपटीटर, ये सब क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया है। हालांकि ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, लेकिन कब, जब आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार। ये ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे, बहुत ही ऊपर ऊपर से पूछा गया है, पर एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे तब ये आपको क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स डैमेज द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को कौन डैमेज करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेक्साक्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड। हालांकि ये सबको पता होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC सबको पता है, फिर भी ये भी जो है एनसीईआरटी में मेंशन है, तो एक बार दिखाई देते हैं। तो देखिए इन्वायरमेंटल इशू क्लास 12 एनसीईआरटी में ये पॉइंट मेंशन है, ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फीयर। यानी एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि आपसे नॉर्मली ये भी पूछा जाता है कि बताइए ओजोन डिप्लीशन किस लेयर में हो रहा, तो ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। और ये सब आप पढ़ लेना, बैड ओजोन, गुड ओजोन, और कहाँ पे होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। और देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, थिकनेस ऑफ ओजोन ये किस में मापा जाता है, तो इसका जो मेजरमेंट होता है वो DU में किया जाता है, यानी डॉप्सन यूनिट में किया जाता है। और आगे ही देखिए वो भी पॉइंट मेंशन है, डिग्रेडेशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी इसका जो डिग्रेडेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो कि किस में पाया जाता है, रेफ्रिजरेंट्स में। तो इस पॉइंट को आप जो है याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे फ्री रेडिकल क्या क्या बनते हैं, यहाँ पे Cl एटम यानी क्लोरीन एटम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर इन फूड चेन। फूड चेन में कौन सा प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ईगल, स्नेक, फ्रॉग, ग्रीन प्लांट। हालांकि ये सबको पता है ग्रीन प्लांट होता है, लेकिन चलिए एनसीईआरटी में इससे कुछ और सीखने को मिलेगा अभी हमें। देखिए ये एनसीईआरटी में एक टेबल मेंशन है, और इसको अभी अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि यहाँ से आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं और बने भी हैं, मतलब पूछे भी गए हैं कई बार। तो देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर में हमारा कौन कौन सा आता है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं उनको हम बोलते हैं कि वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। और एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रास, ट्रीज। तो ये तीनों याद रखना। मान लीजिए आपको पता है कि जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। इसके साथ साथ याद रखना फाइटोप्लैंक्टन्स भी होते हैं, यानी जो कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और देखिए अगर आपसे पूछे प्राइमरी कंज्यूमर कौन कौन से होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसको हम रखते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। कभी तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि बताइए प्राइमरी कंज्यूमर कहाँ पे होता है, तो आपको लगेगा प्राइमरी यानी फर्स्ट पे होगा, पर ऐसा नहीं है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं और सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा जू प्लैंक्टन्स जो कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में है, ग्रॉस हॉपर हो जाएगा, और यहाँ पे काऊ हो जाएगा। ये तीनों हो जाएंगे आपके प्राइमरी कंज्यूमर के एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को अच्छे से रट लेना। सॉरी फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं ये आते हैं हमारे थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे, जिसको हम कार्निवोर भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, बर्ड्स, फिशेस, वुल्फ यानी भेड़िया, ये सब क्या हो जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। और टॉप लेवल पे जो आते हैं, जो कि टॉप कार्निवोर होते हैं, उनको हम रखते हैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे, और ये होते हैं हमारे टर्शियरी कंज्यूमर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैन और लायन, यानी जो कि क्या, जिसको हम बोलते हैं सर्वाहारी। तो वो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे टर्शियरी कंज्यूमर में, यानी जो कि टॉप लेवल पे आते हैं। तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स, ट्री और जू प्लैंक्टन्स। इसको तो अच्छे से पढ़ लेना। जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं वो प्रोड्यूसर नहीं होते, वो कंज्यूमर होते हैं। लेकिन जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, देखो फाइटो मीन्स क्या होता है, प्लांट, यानी फाइटो प्लांट, और जू एनिमल।
तो जो जहाँ पे पेड़ होगा वहीं पे फाइटो होगा, यानी ये दोनों आ जाएगा हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर। और एनिमल यानी जू क्या हो जाएगा, एनिमल। और एनिमल क्या, काऊ हो गया, ग्रॉस होपर हो गया, तो ये सब कहाँ पे आ जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। तो इस तरह से इसको आप लर्न कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट, व्हाट इज अ कॉमन फीचर बिटवीन राइजोबियम एंड एजोस्पिरिलम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बोथ आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स, बोथ आर नाइट्रोजन फिक्सिंग फंजाई, बोथ आर पैरासाइट्स, बोथ आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो सबसे पहले तो ये फंजाई होते नहीं है, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। और देखिए बोथ आर हार्मफुल फॉर प्लांट, ये भी नहीं है। बोथ आर पैरासाइट, ये भी नहीं है। सीधा सा यही है, पर इसको हम देखते हैं एनसीईआरटी में। अब देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में मेंशन है, ये क्लास 11th एनसीईआरटी में मिनरल न्यूट्रिशन में। तो वहाँ पे देखिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि नाइट्रिफिकेशन करती हैं, वो कौन सा है, उसको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। यानी जो कीमो ऑटोट्रॉप्स होती हैं जो बैक्टीरिया, वो क्या करती हैं, नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करती हैं। और डीनाइट्रिफिकेशन किसके थ्रू होता है, वो होता है स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस के थ्रू। ये यहाँ पे मैं आपको बैक्टीरिया बता रही हूँ। तो जो कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं वो नाइट्रीफाइंग होते हैं, यानी नाइट्रिफिकेशन करते हैं। और जो थायोबैसिलस है और स्यूडोमोनास है, ये करता है डीनाइट्रिफिकेशन। देखिए आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि बताइए डीनाइट्रीफैक्टिंग बैक्टीरिया कौन सा है जो कि डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है, तो क्या हो जाएगा, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। अब देखिए कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, यानी ये तो हो गया हमारा डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं एजोबैक्टर, क्या हो जाएगा हमारा, एजोबैक्टर, एनाबिना, नॉस्टॉक, और यहाँ पे बीजेरिंकिया। ये सब क्या करते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन कौन से बैक्टीरिया हो गए, एजोटोबैक्टर, बीजेरिंकिया, एनाबिना, नॉस्टॉक, ये सब क्या करते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए रोडोस्पिरिलम, जो रोडोस्पिरिलम होता है, ये क्या होता है, एनारोबिक एंड फ्री लिविंग। ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए ऐसा बैक्टीरिया कौन सा है जो कि एनारोबिक होता है, जिसको ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है और वो फ्री लिविंग होता है, तो वो हो जाएगा हमारा रोडोस्पिरिलम। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया अगर आपसे पूछे, और एरोबिक, तो वो हो जाएगा हमारा एजोटोबैक्टर और बीजेरिंकिया। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक, यानी यहाँ पे क्या था, एनारोबिक, यहाँ पे क्या है, एरोबिक माइक्रोब्स, तो वो हो जाएगा एजोटोबैक्टर और बीजेरिंकिया। आगे देखिए सिम्बायोटिक, यानी कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिम्बायोटिक होते हैं, यानी वो साथ साथ रह के काम करते हैं। तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, राइजोबियम और फ्रैंकिया। आपसे पूछा था राइजोबियम और वहां पे क्या था, अभी देख लेते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आपको ये ऊपर से नाम भी पता है कि अच्छा ये सारे बैक्टीरिया हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो आपको ये भी नहीं याद रखने की जरूरत है कि कौन सा सिम्बायोटिक करता है, कौन सा क्या करता है। मतलब यहाँ पे ना ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बनते हैं। तो एक बार अगर आप थोरोली एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे, एक बार वीडियो देख लेंगे, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और ये सारे के सारे, ऐसा नहीं है मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा ली हूँ, सारे के सारे DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं जो कि सेम ईयर में पूछे गए हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से मतलब 11th-12th की एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बिल्डअप ऑफ टॉक्सिन्स इन फूड चेन इज नोन एज, यानी फूड चेन में जब टॉक्सिन्स बिल्डअप हो जाए, बनता चला जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, बायो ऑगमेंटेशन, बायो एक्यूमुलेशन, बायो डिग्रेडेशन या फिर बायो मैग्निफिकेशन। ये भी हमारा क्लास 12th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा बायो मैग्निफिकेशन, क्या है, रिफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। यही था क्वेश्चन आपका, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड एंड इट दस पास्ड ऑन द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल, यानी ये नेक्स्ट से नेक्स्ट में बढ़ता जाता है और फिर क्या हो जाता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक लेक है, क्या है, एक लेक है, एक झील है या फिर एक तालाब है, वहाँ पे पानी है, पानी में क्या है, वहाँ पे मान लीजिए कुछ टॉक्सिकेंट है, यानी कुछ टॉक्सिक है, कुछ जहरीला पदार्थ है। अब वहाँ पे जू प्लैंक्टॉन्स रह रहे होंगे, जू प्लैंक्टॉन्स यानी जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मछली ही है, सॉरी जू प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, मछली से भी छोटे जो वहाँ पे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो हो गए हमारे जू प्लैंक्टॉन्स।
तो उस पानी से मतलब उस पानी को जब जू प्लैंक्टन्स अपने अंदर लेंगे तो उनमें भी कुछ टॉक्सिकेंट जाएगा, कुछ जहर उनमें भी जाएगा। और फिर जब मछली उन छोटे छोटे जानवरों को खाएगी तो क्या होगा, वो टॉक्सिकेंट मछली के अंदर भी जाएगा। मान लीजिए वाटर जो है वहाँ पे जो टॉक्सिकेंट हैं और यहाँ पे छोटे छोटे क्या हैं, एनिमल्स हैं। तो एक छोटा सा एनिमल है, जो एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा है, वो जो लेगा टॉक्सिक उसके अंदर कुछ जाएगा। लेकिन जो एक बड़ी सी मछली है वो ये तो है नहीं कि वो एक कीड़े को खाएगी, वो तो 2 4 5 कीड़े को खाएगी, यानी इसके अंदर और भी टॉक्सिक बढ़ गया। अब इस मछली को मान लीजिए ह्यूमन खा लेते हैं तो उस ह्यूमन के अंदर भी तो ये टॉक्सिक जाएगा। यानी ये क्या हो रहा, झील से गया जू प्लैंक्टन से गया ये मछली के अंदर, मछली से फिर मछली को जो खाएगा उसके अंदर। यानी यहाँ पे देखिए ये इस तरह से बना हुआ है कि ये हो गया वाटर में है जू प्लैंक्टन्स को खाएगा स्मॉल फिश के बाद यहाँ पे आ गया हमारा लार्ज फिश, और लार्ज फिश के बाद जो फिश ईटिंग बर्ड हैं जैसे चील, इनके अंदर में क्या हो जाएगा, डीडीटी का लेवल बहुत ज़्यादा यानी 25 ppm हो जाएगा। तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। और यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, दिस फिनोमिना इज वेल नोन फॉर मर्करी एंड डीडीटी, इसको भी याद रख लेना। तो जब टॉक्सिकेंट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ते जाएं उसको हम क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। यहीं पे एक टर्म दिया हुआ है यूट्रीफिकेशन, इसको भी देख लीजिए। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, इज द नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। तो इस डेफिनेशन को भी याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्डअप ऑफ टॉक्सिन्स इन फूड चेन। यानी देखिए फूड चेन कैसे बना, सबसे पहले मतलब मान लीजिए पॉन्ड है, पॉन्ड में जू प्लैंक्टन्स है, जू प्लैंक्टन्स को खाने वाली छोटी मछली को खाने वाली बड़ी मछली को खाने वाला चील हो गया, गिद्ध हो गया। तो यानी ये फूड चेन बन गया, एक चेन बन गया। ये इसको खा रहा, ये इसको खा रहा, ये इसको खा रहा, ये क्या बन गया, एक चेन बन गया। और वहाँ पे टॉक्सिन्स क्या होता गया, जमा होता चला गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वॉज द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया इनेक्टेड। यानी किस ईयर में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया इनेक्ट किया गया था, उसको लागू किया गया था। 1986, 1974, 1992, 2000। तो यहाँ भी इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये भी 12th NCERT इन्वायरमेंटल इशू में ही मेंशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया कि किस ईयर में ये इनेक्ट हुआ, ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए किया गया, मतलब ये क्यों किया गया। तो आप क्या बताएंगे, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, एयर, वाटर, सॉइल, इन सारी चीज़ों को। और भी इससे रिलेटेड कुछ एक्ट जो है पूछे गए हैं, उसको भी इसी वक्त आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। ये कब आया था, 1986 में। तो इसको भी याद रखना। जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आया था वो कब आया था, 1981 में। और ये देखिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया था, 1974 पे। तो देखिए ऐसा नहीं है कि केवल ये एयर, वाटर और इन्वायरमेंटल, ये सारे के सारे एक्ट से क्वेश्चन बन चुके हैं और ये दोबारा भी बन सकते हैं। तो इन सबको जो है आप लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था इन विच ईयर वॉज द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट ऑफ इंडिया इनेक्ट। तो ये हो जाएगा 1986। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, ऑन विच डेट द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड। तो आप जो है वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड ओजोन डे, इस तरह से मतलब नेचर से यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी डेज होंगे सबको याद कर लीजिए। जैसे इस तरह का एक क्वेश्चन आया, क्या आया, वर्ल्ड अर्थ डे। तो इससे बेस जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड डे हैं उसको आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आज अर्थ डे पूछा है, कल आपसे वाटर डे, फिर आपसे ओजोन डे, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका जो है ये तो सबको पता ही होता है। और तो इसको आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिखा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं लिए, मतलब इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं करवाए।
क्यों? क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा ईजी थे। अब जैसे इसी को देख लीजिए, आपको इसमें भी एनसीईआरटी के एविडेंस की ज़रूरत है कि वर्ल्ड अर्थ डे, तो ये तो सबको पता था ना। तो इस तरह के मतलब छोटे से छोटे क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। बड़े का मतलब वही है कि एनसीईआरटी के लाइन के बीच से, पर ऐसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखेगा जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हो, जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है। तो आप एक काम करेंगे, जो भी मैंने आपको स्ट्रेटजी वाले वीडियो में बताया हुआ है सीरीज, उसको फॉलो कर लीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी से, वो कहीं बाहर जाएगा ही नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और आपको पता ही है 200 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने हैं, तो ये इतना इजी नहीं होने वाला है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से आपको अभी से अच्छे से लग के पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। अपना फीडबैक देना मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो